चलिए बच्चों, नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, वुड्स रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में। और कुछ सवाल किए हुए थे उसमें। ठीक है, तो उन सवालों से आपको सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अब वुड्स रिएक्शन जैसा ही कुछ और रिएक्शन है जिससे हम लोग एल्केन बना सकते हैं। सब कुछ सेम है, बस मेटल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल किया गया है ना। भाई एक वुड्स ने बना लिया था उस तरह से, तो बाकी लोगों ने भी है ना अपना अपना मेटल लेकर उन लोगों ने भी ट्राई किया है ना। तो जैसे एक मेथड है, अगर हम लोग बात करें तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन लगभग सेम है। वुड्स रिएक्शन ये मैकेनिज्म अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्होंने भी क्या किया था कि एक अल्काइल हैलाइड लिया था और इन्होंने मेटल के तौर पर सोडियम की जगह पर क्या ले लिया था, जिंक ले लिया था, है ना। और सॉल्वेंट वही ईथर वगैरह ले लिया था। तो यहां से जिंक के साथ ये दोनों हैलोजन बाहर चले गए और ये दोनों आर आकर आपस में जुड़ गए और ZnH2 यहाँ पर सॉल्ट बना। समझ गए, वहां पर NaX बनता। तो लगभग सेम रिएक्शन है, बस मेटल चेंज कर दिया। क्योंकि एक इंसान ने सोडियम लेकर ऐसा बना दिया, तो बाकी लोग भाई अपना अपना नाम करने के लिए, या जो लोग भी रिसर्च कर रहे थे है ना, वो लोग और मेटल से ट्राई किए, तो इन्होंने जिंक से किया। ठीक है, तो भी एल्केन बन गया। इसी तरह से एक रिएक्शन है अल्मेन रिएक्शन। ठीक है, ULLMAN, है ना, अल्मेन रिएक्शन। और जो अल्मेन रिएक्शन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉपर ले लिया, है ना। और कॉपर के साथ इन्होंने ईथर या अल्कोहल भी ले सकते हैं सॉल्वेंट के तौर पर। क्योंकि देखो कॉपर उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है कि इसके हाइड्रोजन को बाहर कर पाए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर अल्कोहल भी लिया जा सकता है। ईथर भी लिखा रहेगा एरो पर, तो गलत नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा काम। तो यहाँ पर आर आर बन गया और COX2 बन गया। ठीक है, सिमिलरली वुड्स का ही एक, है ना, वुड्स का ही एक मॉडिफिकेशन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स ने, पहले ही समझा देते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, जिसमें एक एल्काइल हैलाइड लिया जाता है और एक एराइल हैलाइड लिया जाता है ना। एराइल, एराइल ग्रुप समझते हैं, है ना। जैसे बेंजीन पर इन जनरल कोई अगर आर पार्ट लगा हो, है ना, तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, या फंक्शनल ग्रुप ना कहा जाए, इस तरह के क्लास ऑफ कंपाउंड को अराइल कहा जाता है। ठीक है, और इन जनरल हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि भाई आर की जगह कुछ भी ग्रुप लगा हो तो इसको हम लोग एराइल ग्रुप बोल देते हैं। बेंजीन को ही बेसिकली एराइल ग्रुप बोल सकते हैं, अगर बेंजीन है या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजीन सब्स्टिट्यूट मतलब बेंजीन पे कुछ जोड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, है ना, कोई भी कोई आर पार्ट जुड़ा हो या कुछ और जुड़ा हो। ठीक है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या लिया गया, एक एल्काइल हैलाइड लिया गया और एक एराइल हैलाइड लिया गया, और इससे इन्होंने बनाया तो एक ऐसा एराइल एल्काइल, है ना, ऐसा कंपाउंड बना। ठीक है, और सेम चीज वही 2NaX बाहर चला गया। तो इस तरह के रिएक्शन को नाम दिया गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब जरा समझिए क्या है वुड्स फिटिक, है ना। एक और रिएक्शन में बता दूं, देखो फोर्थ पॉइंट जो है वो है फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक रिएक्शन, है ना। फिटिक ने क्या किया कि एराइल हैलाइड लिया, मैं इस बार पीएच लिख रहा हूं, एराइल भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना। और उसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया, ईथर सॉल्वेंट ले लिया गया। यहां पर भी ईथर सॉल्वेंट होगा, यहां पर भी, है ना। अगर सोडियम लिया है आपने तो आप अल्कोहल नहीं ले सकते, आपको ईथर लेना होगा। तो इसमें लिया तो यहाँ पर पीएच पीएच ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बाइफिनाइल टाइप का कंपाउंड मिला। तो ये है फिटिक रिएक्शन। मतलब अब डिफरेंस समझिए, डिफरेंस कुछ नहीं है मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी रिएक्शन में डिफरेंस कुछ नहीं है, सब एग्जैक्टली सेम बात है। बस हाँ ये है कि भाई वुड्स ने जब लिया, जो रिएक्शन कराया था, तो उन्होंने एल्काइल हैलाइड लिया था, उन्होंने एराइल हैलाइड नहीं लिया था, उन्होंने एल्काइल हैलाइड लिया था। तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया था
उसका नाम हो गया वुड्स रिएक्शन। फिर फिटिक भाई साहब आए, इन्होंने एराइल हैलाइड ले लिया, या फिनाइल हैलाइड लिखा हो या एराइल हैलाइड एक ही बात है, मैंने बोला कि डेरिवेटिव ही है ना। तो उन्होंने क्या किया कि एराइल हैलाइड ले लिया और ये रिएक्शन करा दिया। तो अब इस रिएक्शन का नाम उन्होंने डिफरेंट नाम से पेटेंट करा लिया और उसका नाम हो गया क्या, फिटिक रिएक्शन। मैकेनिज्म और सब कुछ कहानी जो है सेम है। हम लोग जब वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि बेंजीन है या कोई और है, नहीं, हम लोग सीधा रिएक्शन करा रहे थे। वो वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। लेकिन अगर सवाल में आए कि ये रिएक्शन का नाम क्या है, ऑप्शन ए वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन बी फिटिक रिएक्शन, तो आइडियली तो वुड्स रिएक्शन ही है ना। लेकिन अब वही है, अब इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एराइल हैलाइड लिया जाएगा है ना, तो वो फिटिक रिएक्शन कहलाएगा, वुड्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा ना। तो अगर आप वुड्स लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैकेनिज्म एंड सब चीज से सारी बातें जो है एग्जैक्टली पहले जैसी ही सेम है। और अगर एक एलाइल हैलाइड ले लिए और एक एल्काइल हैलाइड ले लिए, तो इन दोनों का अगर रिएक्शन करा दिए तो इसका नाम हो गया वुड्स फिटिक, क्योंकि फिटिक ने एराइल हैलाइड लिया था, वुड्स ने एल्काइल हैलाइड लिया था, वुड्स फिटिक। समझ गए बात। तो जब ऐसा रिएक्शन आएगा और नाम पूछेगा आपको तो आप बोलोगे वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये दो डिफरेंट टाइप का एल्काइल हैलाइड लिया है हम लोगों ने ना, और हम लोग प्रोडक्ट ये बना दिए। और भी प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट भी बनेगा और ये एक रिएक्शन का नाम है, तो इसको हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से ही जानेंगे, ठीक है ना। और रिएक्शन कंडीशन में वेरी करा के हम लोग ये प्रोडक्ट है ना कैसे भी बनाया होगा। इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने होंगे, लेकिन इस तरह के रिएक्शन का नाम जो है वो बोला गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर हुई इतनी बात। तो सब ऑलमोस्ट सेम वुड्स रिएक्शन जैसा ही मैकेनिज्म है, सब कुछ है। और है ना, इस पर जब नाम से सवाल आएगा कि ये किसको कहते हैं तो ध्यान रखिएगा भाई, है ना। अगर जिंक ले लेगा तो उसको वुड्स नहीं कहोगे, जबकि है वो वुड्स ही, ठीक है। अगर कॉपर ले लेगा तो उसको अल्मेन रिएक्शन कहेंगे। चलिए, इतनी बात आई समझ में, आगे बढ़ा जाए। देखो, अब इसमें दूसरा मेथड लिखो, बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। एक पॉइंट इसमें लिखा जाए, एल्केन बनाने का ये भी एक मेथड है। पॉइंट लिखिए, लिखिए, दिस इज electrolysis of concentrated this is electrolysis of concentrated salt of carboxylic acid. This is electrolysis of concentrated salt of electrolysis which produces alkane, which produces alkane, ठीक है। देखो क्या है, ये भी आसान सी बात है। जैसे मान लो इसमें कहा गया कि ये एक इलेक्ट्रोलिसिस है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। तो हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लिया, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, और इसका अगर हम लोग इसके कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, ठीक है, तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर एक एल्केन अपने को मिलेगा ऐसा, साथ में 2 मोल CO2 जो है वो लॉस होगा, साथ में 2 मोल अगर हमने सोडियम सॉल्ट लिया हुआ है तो NaOH मिलेगा, और अगर पोटेशियम लिया होता तो यहाँ पर KOH मिलता, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। ये रिएक्शन अभी समझाते हैं कैसे बना। इसमें एक चीज आप ध्यान रखो कि देखो ये जो R पार्ट है ना, ये R पार्ट का डाइमराइजेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा होगा, है ना। तो इस R पार्ट का यहां से ये R पार्ट उठाए और ऐसे ही 2 R पार्ट उठा के कंबाइन कर दोगे, वो एल्केन मिलेगा। समझ गए बात। पहले प्रोडक्ट कैसे लिख रहे हैं हम लोग वो समझते हैं। जैसे अगर एग्जांपल समझे हम लोग, वैसे मान लो ले लिया CH3COO- Na+, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है
तो अब आपको एल्केन लिखना है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन 3 है, लेकिन आप इस R पार्ट को उठाएंगे, इस R पार्ट का डाइमराइज्ड प्रोडक्ट आपको आंसर मिलेगा एल्केन, नहीं? तो यहाँ पर मिथाइल का डाइमराइज्ड ये मिला एंड द प्रोडक्ट इज क्या, इथेन, प्लस साथ में 2 मोल CO2 बाहर जाएगा, 2 मोल NaOH मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और इसका 2 मोल कंज्यूम होगा। समझ गए बात ना? तो पहले तो प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले इसका मैकेनिज्म समझा जाए, कैसे ये कहानी हो रही है। देखो सिंपल सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोलिसिस सब लोग जानते हैं ना, ऐसा इसमें एक कैथोड पड़ा होता है, एक एनोड पड़ा होता है ना, और ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम या पोटेशियम है ना, ये पोर्शन क्या है, ये एनोड है अपना, और ये क्या है भाई, कैथोड है, और हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जैसे RCOO माइनस एक्वस होगा, और अगर हम लोग Na प्लस लिए हैं तो Na प्लस एक्वस होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर वाटर भी है, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोड जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ये इसकी तरफ माइग्रेट करेगी, एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगी, ठीक है। तो एनोड पर कौन पहुंचा, ये पहुंचा, ठीक है भाई। और एनोड पर क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अपना ये वाला स्पीशीज एनोड की तरफ माइग्रेट कर गया है, और ये स्पीशीज का अगर हम लोग सारा स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस होकर वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट से वो कैथोड पर जाएगा, और फिर कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर इसकी अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना, वैसे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला या है ना, जो इसका मैकेनिज्म देखा गया, उससे ये प्रतीत होता है, ये बिलीव किया जाता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स यही है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लूजली बाउंड हो जाएंगे, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि यही वाला इलेक्ट्रॉन, यही कहने का मतलब इनमें से कोई एक, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो स्पीशीज बनेगी वो स्पीशीज ऐसी कुछ बन जाएगी, और क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस पर निगेटिव चार्ज क्या है, वो खत्म हो जाएगा, और प्लस हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और लिख देंगे। इतनी कहानी आई समझ में, ठीक है। अगर ऐसा ही 2 मोल के साथ हुआ तो ये भी 2 मोल बनेगा, और ये भी 2 मोल बनेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अब एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और एक्सटर्नल सर्किट से इधर कैथोड पर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जाएगा तभी करंट इधर से इधर बहेगी, और जो बैटरी अपना लगा है वो ऐसा समझा रहा है, ठीक है, पढ़ चुके हो आप लोग, डिटेल में पढ़ते भी हो, ये क्लियर हुई बात, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ बन चुका है, ये क्या है, एज अ स्पीशीज अगर इसकी बात करें तो ये फ्री रेडिकल बना है ना, इसके पास और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो दिस इज आल्सो फ्री रेडिकल। तो अब कई टेंडेंसीज यहाँ पर आ जाएंगी इसकी, फ्री रेडिकल बना तो ये डाइमराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डाइमराइज नहीं करेगा ये, या अगर करेगा तो वापस यहाँ पहुंच जाएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों, है ना। फिलहाल हम लोग प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज पर हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग पहले देख रहे हैं कि इससे प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो एक फ्री रेडिकल किसी भी बॉन्ड को फ्री रेडिकल की तरह से तोड़ने का प्रयास करता है ना, कोई फ्री रेडिकल है तो सामने मॉलिक्यूल या विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल में दूसरे बॉन्ड को फ्री रेडिकल की तरह वो तोड़ना चाहता है, ठीक है।
तो अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल होने की वजह से ये जो कार्बन और इस एल्काइल पार्ट का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फ्री रेडिकल की तरह टूटने का टेंडेंसी रखता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है उसकी बात समझते हैं, है ना। तो अगर ये ऐसा टूटा, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा, है ना, और इस R पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये 2R फ्री रेडिकल बन के बाहर आ रहा है, और साथ में इस कार्बन पे जो रेडिकल बन रहा है और इस ऑक्सीजन पे जो रेडिकल है, ये दोनों इमीडिएटली क्या कर लेंगे, अगल बगल के एटम पर है, तुरंत कंबाइन कर लेंगे, किसी के लिए वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बनता दिखाई दे रहा है, 2 मोल CO2 बनता दिखाई दे रहा है क्या, और CO2 क्या होती है, गैस नहीं। तो इस वजह से ये रेडिकल इसी बॉन्ड को स्पेसिफिकली तोड़ने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि जो स्पीशीज बनी, CO2 गैस इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल गैस। तो जो स्पीशीज बनी ये थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल है, और दूसरा गैसियस में बनी बाकी सारी चीज जो है वो एक्वस मीडियम में है। तो अगर एक्वस से हम गैसियस मीडियम में जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस क्या होगा, अगर एक्वस से गैसियस में जाएंगे तो एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा ना। तो इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दो वजह हैं जिस वजह से ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से टूटा कि इन दोनों में बॉन्ड बन के CO2 बन जाए। पहला, CO2 इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल गैस, हाईली स्टेबल गैस, प्लस दूसरा क्योंकि ये गैसियस स्पीशीज बना है, तो एक तो थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल बना है तो बनना चाहेगा, और दूसरा क्योंकि ये गैसियस स्पीशीज है, यहां से जब इधर आए तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हुआ। और हम लोग को मालूम है कि किसी भी सिस्टम में अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है तो उस प्रोसेस या उस स्टेप का स्पॉन्टेनियस होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। बोलो भाई, अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है तो उसका स्पॉन्टेनियस होने का, उस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने का चांसेस बढ़ जाता है। पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो इस वजह से ये ऐसा होकर इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बनता है, मतलब इस वजह से ये ऐसे टूटता है, यही बॉन्ड इसलिए टूटता है। समझ गए बात। दूसरा, अब ये 2R रेडिकल यहां पे बन गए। अब ये 2R रेडिकल क्या करेंगे, ये 2R रेडिकल पढ़ा है हम लोग वुड्स रिएक्शन में, ये तो रुकने वाले नहीं है, तुरंत कंबाइन करेंगे और RR बना लेंगे, और इस प्रोसेस का भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या मानोगे, 0 मानोगे। क्या, इस प्रोसेस का भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए ऐसा एल्केन अपने को मिल जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो यहां पर एनोड पर इतना काम हो गया। अब अदर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अदर पॉसिबिलिटी क्या है, अब सिस्टम में जब ये रिएक्शन होने लगेगा, ऐसे कई सारे स्पीशीज होंगे, तो ऐसा जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है सामने किसी और कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकता है। तो चलो भाई कंबाइन कर दिया जाए। तो अगर अदर पॉसिबिलिटीज की हम लोग बात करें, अदर पॉसिबिलिटी, अच्छा एक चीज क्लियर है, यहां से ये मैकेनिज्म है अपना, है ना, हम लोग पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे हम, ये आपको अदर पॉसिबिलिटीज समझा रहे हैं, है ना। तो जब अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इस तरह का दो कंबाइन कर जाए, तो इस तरह का दो कंबाइन अगर कर जाएगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। बोलो भाई। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये परऑक्साइड बॉन्ड है क्या यहाँ पर, है ना। और हमने बात की थी कि परऑक्साइड बॉन्ड वीक होता है और इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये अगर टूट जाएगा तो फिर से ये बन जाएगा, मतलब ये प्रोसेस क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल। तो ऐसा बोला जा सकता है कि या तो ये इस डायरेक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाएगा फिर वापस आना पड़ेगा, या ऐसा बोला जा सकता है कि अगर जाता होगा तो ये गया और वापस। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये स्पीशीज रहेगी जब तक कि ये बॉन्ड ऐसे नहीं टूटता और ये प्रोडक्ट्स नहीं बनते। क्लियर बात। तो एक पॉसिबिलिटी ये है इसका। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये स्टेप होने लगेगा और थोड़ी देर तक हो जाएगा, तो सिस्टम में क्या क्या स्पीशीज होंगे, ये भी होगा और ये भी कुछ बन चुका होगा, क्योंकि ये पहला मॉलिक्यूल नहीं है जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, होने लगा ये। ठीक है, तो ये भी पड़ा होगा और ये भी कुछ कुछ बन गया होगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि ये बनते ही ऐसे आर पार्ट के सामने पड़ जाए, मतलब जैसे ही ये बने और उसके ठीक सामने ये वाला रेडिकल बन जाए। तो यहां से
एक और पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि जब आर सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा और ये आर पार्ट जो है वो ठीक आमने सामने पड़ जाए बनते ही, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके बना लेंगे एक और मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, एस्टर। तो इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट है ना, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक एस्टर भी है। बात समझ में आ रही है? तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज एस्टर आल्सो, लेकिन वो ट्रेसेस में बनेगा, क्योंकि जब भी ये बना तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस है कि ये बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, तो ये फटाफट टूट के CO2 बना दे, आर पार्ट बना दे, ये कंबाइन कर जाए। ठीक है, अगर बनते ही इस आर पार्ट के बनते ही ठीक ये सामने पड़ गया और तुरंत ये कंबाइन कर गए, केवल उसी केस में ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बन जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट आप एस्टर ही बना दो, नहीं, पूछेगा कि बाई प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो एस्टर भी एक बाई प्रोडक्ट होगा। क्लियर हुआ बात? तो ये हो गया कहानी एनोड का, समझ में आई बात? चलिए अब देखो इसमें कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर वैसे क्या होता है, कोई पूछे कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, तो तुरंत बोलेंगे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, चलो देखा जाए। देखो एट कैथोड है ना, कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होगा और यहां पर सोडियम आयन जा चुका है, प्लस वाटर भी होगा, थोड़ा बहुत होगा ही, और प्लस ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के समय जो निकले थे ये एक्सटर्नल सर्किट से अब कैथोड पर आ गए हैं और कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन अब इनमें किसी का रिडक्शन कराएगा। देखो यहाँ पर जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको तो मालूम ही होगा कि सोडियम प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, तो वो रिड्यूस नहीं होने वाला है ना। और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको वो अभी फिलहाल ध्यान रखो कि सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस या कैल्शियम 2 प्लस इन सब का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है एक्वस मीडियम में, है ना। तो इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा, तो रिडक्शन फिर होगा किसका, क्योंकि स्पीशीज एक और है अपने पास सिस्टम में, कौन है, वाटर है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाटर को रिड्यूस करेगा और वाटर को रिड्यूस करके है ना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देगा और Na प्लस जो बचा हुआ स्पीशीज है वो OH माइनस के साथ 2NaOH एक्वस बना देगा। ठीक है, बहरहाल मैं समझा देता हूं कि देखो कैसे, आप शायद नहीं समझ रहे हो कि कैसे रिडक्शन हुआ, है ना, मैं समझा देता हूं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैकेनिज्म ऐसा ही है, जस्ट एक समझने की बात कर रहे हैं कि भाई देखो ये कुछ ऐसा है ना HOH, है ना, तो ये जो बॉन्ड इस तरह से टूट जाए, है ना, अगर ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा तो H रेडिकल बन जाएगा और OH रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं कि ऐसा होता हो, है ना, जस्ट समझाने के लिए ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं, है? तो H रेडिकल बन गया ये। अब जब 2 मोल इसका होगा तो 2 H रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। 2 OH कंबाइन करके H2O2 बनाएगा और H2O2 के पास भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है, तो इसका मतलब ये H2O2 नहीं बनाएगा क्योंकि फ्री रेडिकल है, वापस से टूट जाएगा H2O2 पेरोक्साइड लिंकेज। तो होगा क्या कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह की दो स्पीशीज को एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा, तो ये 2 OH माइनस हो जाएंगे और वही 2 OH माइनस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ के बाद तो वो जस्ट ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि ऐसे शायद होता हो, नॉट दिस इज नॉट मतलब सर्टेन कि ऐसे ही होता है। क्लियर बात? चलिए, तो ये कहानी समझ में आई सबको ना। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। और आप देखिए कि जैसे जैसे कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, नहीं तो pH ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, pH ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा pH ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा क्योंकि NaOH अपने को मिल रहा है, राइट। तो ये भी सवाल में पूछता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में जो एनोड पर जो जो गैसेस अपने को मिली है वो एक RR वाली गैस मिली है एनोड पर,
ये गैस हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है इन जनरल, है ना। हाइड्रोकार्बन जो एल्केन होते हैं वो जो 4 कार्बन तक तो वो गैसेज ही होते हैं। तो एनोड पर एक ये स्पीशीज मिलेगा, नॉर्मली गैसेज ही मिलेगा, लिक्विड भी हो सकता है। और कौन मिलेगा भाई, CO2 मिलेगा, है ना। तो एनोड पर ये दोनों गैसेज मिलेंगी, अगर गैसेज ये गैस होगा तो। और कैथोड पर, है ना, कैथोड पर कौन सा गैस मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा अभी से, एनोड पर एल्केन मिलेगा, एनोड पर CO2 मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। NaOH जो है ये सब सोल्यूशन में ही है, हम लोग सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आगे देखा जाए। अब इसका लिमिटेशन लिखो, तो इसका लिमिटेशन लिखा जाए, बताओ जरा लिमिटेशन सोच के बताओ, है ना, क्या क्या लिमिटेशंस होगा। देखो, क्योंकि यहां भी रेडिकल बन रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन यहां भी होगा, है ना। इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही एल्केन बना पा रहे हो क्योंकि डाइमराइज करके बन रहा है, ऑड नंबर अनसिमेट्रिकल नहीं बनेगा, मीथेन इससे भी नहीं बना पाओगे। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाएगा तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, नहीं। तो मतलब जितने भी लिमिटेशन हम लोग वुड्स रिएक्शन में पढ़े थे, वो सारे जो यहाँ पर लिमिटेशन है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसको शॉर्ट करके लिख लिया जाए कि ऑल लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन, नहीं, लिख लो, ऑल लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन, ऑल लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये नहीं कि पूछे कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का लिमिटेशंस बताओ तो लिख देना कि सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, नहीं। वुड्स का पूछे तो बोल लो सिमिलर टू कोलबेज, क्या दोनों का पूछ ले तो बोले सिमिलर, एक दूसरे के जैसा, नहीं, तो ये बात नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिए कि एस्टर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, एस्टर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एस्टर भी यहां पर मिल जाएगा बाई प्रोडक्ट की तरह, एस्टर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, this reaction this reaction this reaction generally fail this reaction generally fails with such acids this reaction generally fails with such acids which gives unstable free radicals. This reaction generally fails with such acids which gives unstable free radicals, है ना। जैसे जैसे मान लो अगर हम लोग बेंजोइक एसिड ले लें, है ना, R इसका ले लें, तो इसमें जो रेडिकल बनेगा, है ना, याद है ना, यहां से जो रेडिकल बनेगा वो ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल का नाम क्या है, फिनाइल रेडिकल, नहीं, फिनाइल रेडिकल। और जरा मुझे बताओ कि ये फिनाइल रेडिकल स्टेबल होता है अनस्टेबल, है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, क्या, हाईली अनस्टेबल, है ना। तो, है ना, इस वजह से ये ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रोडक्ट अपने को नहीं देगा क्योंकि ये रेडिकल नहीं बनेगा। सिमिलरली एक और अगर हम लोग एसिड ले ले, इस तरह का ले ले, CH2 CH C डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहां पर जो रेडिकल बनेगा देखो ध्यान से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, विनाइल फ्री रेडिकल। और ये क्या होता है, स्टेबल है अनस्टेबल, ये भी हाईली अनस्टेबल है, बोलो भाई, पढ़े थे हम लोग, तो दिस इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल, तो ये भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हम लोग इस तरह का एसिड ले लें जो अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रहा है, तो वो रिएक्शन मतलब फिर इससे हम लोग कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकते। समझ में आ गई बात ना, तो इसको ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो कुछ लोग के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, सर वुड्स में तो बना देते थे, वहां भी रेडिकल बनता था और यहाँ कोल बेस में हम लोग नहीं बना रहे। ठीक है, तो उसमें देखो एक पॉसिबल रीजन जो उसका है वो ये है कि वुड्स रिएक्शन में सिर्फ हम लोग क्या लेते थे, सोडियम मेटल लेते थे और ये सब्सटेंस लेते थे। और सोडियम मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो उस बॉन्ड को रेडिकल की तरह तोड़ ही देता है, वहां कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्योंकि वाटर भी है, नहीं आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हो, तो अब एनोड पर ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, या तो इस एसिड का ऑक्सीडेशन होगा या वाटर का भी हो सकता है। समझ गए बात। तो उन केसेस में जहां पर इसका रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, उन केसेस में जनरली वाटर ही पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। समझ गए बात ना। तो यहाँ ऑप्शन है, इस वजह से यहाँ पर ये फेल कर गया, वहां ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वहां पर कोई और रास्ता ही नहीं है, वो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना। फिलहाल इस बात को इस तरह से हम लोग समझेंगे। क्लियर हुआ बात। चल जरा फटाफट इसमें भी अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें, है ना, जरा बना दो तो प्रोडक्ट। ठीक है, फटाफट बना दीजिए। लगभग सारे रिएक्शन सभी कुछ जो हम लोग वहां पढ़े थे वुड्स रिएक्शन में, वो सारी बातें यहाँ पर भी उसी तरह से एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है, बना लिया होगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, यहां रेडिकल बनेगा, और यहां रेडिकल बनेगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, नहीं, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सीन ऐसा बन जाएगा। इसकी बात करें तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए, है ना, वुड्स रिएक्शन में किए। ये टूटेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, है ना, बाकी क्या बनेगा उससे अपने को लेना देना नहीं है, हम लोग सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाए, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये पोर्शन तो बेंजीन है ही, है ना, और यहाँ रेडिकल बना है, यहाँ रेडिकल बना है, इसके एक इलेक्ट्रॉन से, जैसा वहां बनाए थे, है ना, ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अब आप बोलो सर ये एल्केन तो बना नहीं, तो वही बात है, एल्केन जरूरी नहीं है ना, मतलब हम लोग तो मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ठीक है, एल्केन बनाने का ये एक तरीका है। ठीक है, इससे और भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली अगर इसको करोगे तो देखो, एक कार्बन, दो कार्बन और ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, तो दो कार्बन पे रेडिकल और ऐसा कंबाइन कर जाएगा, तो एक दो तीन चार, है ना, ब्यूटेन बन जाएगा, एन ब्यूटेन। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ही बना सकते हैं, है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग। बढ़ जाए आगे। चलिए, अब एक और मेथड है, बढ़िया मेथड है, मजेदार मेथड है, क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया बन जाएंगे इस पे। लिखिए, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ, तीसरा मेथड, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेबेटियर्स एंड सेंडेरेंस रिएक्शन। सेबेटियर्स एंड सेंडेरेंस, ये सब एन है ना, सेबेटियर्स एंड सेंडेरेंस रिएक्शन। ठीक है,
देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, देखो तो जरा, एक एल्कीन अगर हम लोग ले लें और उसका हाइड्रोजनेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ कुछ मेटल एज कैटलिस्ट, है ना, जैसे निकल ले लिया जाए, प्लैटिनम ले लिया जाए, या पैलेडियम ले लिया जाए, रोडियम ले लिया जाए, रुथेनियम ले लिया जाए, है ना, और इसके साथ हीट कर दें और थोड़ा बहुत प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर। तो अगर हम लोगों ने एक एल्कीन ले लिया, साथ में हाइड्रोजन गैस ले लिया, और इन मेटल सरफेस पर अगर इसका रिएक्शन कराएं, तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है कि ये पाई बॉन्ड टूटता है और इस हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर आके जुड़ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटने से दोनों पर एक एक वैलेंसी क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर रिएक्शन को समझना है तो समझने के हिसाब से सिंपली बस ये काम हो रहा है ना। लेकिन एक चीज यहां समझो, यहां पर हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ता है ना, इस तरह से जोड़ा है मैंने, यहां पर आप समझिए ये दोनों को वेज बॉन्ड पे जोड़ा है ना। वेज बॉन्ड पे जोड़ने का एक मतलब ये है कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड जुड़े हैं। मैं बिलो भी बना सकता था, डैश पे भी बना सकता था, है ना, लेकिन कहीं भी एक जगह बनाऊं, कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो जुड़े हैं यहां पर, ये सेम साइड से जुड़े, सेम साइड से। और सेम साइड से जुड़ने को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं सिन एडिशन। कैसा एडिशन? सिन एडिशन। सिन मतलब सेम साइड, समझ गए बात? तो ये सेम साइड से आकर यहां पर जुड़ गए, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से हम लोग इस तरह से एल्केन बना देंगे, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें दोनों हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो सेम साइड ही हमेशा जुड़ेगा, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पर इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है और एक हाइड्रोजन पीछे से आके जुड़ा है, समझ गए बात ना। अच्छा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या होगा भाई? लेस देन जीरो, है ना। इसी को तो शायद आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते थे, याद आ रहा है ना, ये वही रिएक्शन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला। तो एल्कीन का अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। समझ में आ गई बात? सिन एडिशन होगा, सेम साइड एडिशन होगा। सिमिलरली अगर हम लोग एल्काइन ले लें और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराएं इन सारे कैटलिस्ट के साथ, तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जो है वो चारों बॉन्ड पर आके जुड़ जाएगा। और इसमें भी जो दो हाइड्रोजन होंगे जो पहले जुड़ेंगे वो पहले सेम साइड जुड़ेंगे और बाकी दोनों भी सेम साइड जुड़ेंगे। अब क्योंकि चार जुड़ गए हैं, है ना, तो दो सेम साइड दो सेम साइड, या ऐसे बोले दो सेम साइड दो अपोजिट साइड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग से नहीं दिखाया है, लेकिन जुड़ेगा दोनों सेम साइड ही, समझ गए ना, ये अंडरस्टूड वाली बात है, ठीक। अब इस पर हम लोग एक बात और आपको समझाएं, जैसे ये हम लोग ऐसे बना दिए, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने सेम साइड ऐसा जोड़ दिया है, बेंच पे जोड़ दिया है, कहीं पे भी जोड़ सकते थे। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट भी तो कर सकता है, रोटेट करके ये पीछे चला जाए। ठीक है, वो रिएक्शन के बाद तो जैसा अगर ओपन चेन है तो घूम के चला ही जाएगा, ठीक है, वो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि दोनों जोड़ेगा सेम साइड और उसके बाद रोटेट हो चाहे जो हो, कन्फर्मेशन बने चाहे कहीं भी चला जाए, उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है। अपने को लेना देना इस रिएक्शन में सिर्फ ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ेगा सेम साइड, ये श्योर है। और इस बात का, सेम साइड जुड़ने का, है ना, कुछ स्टीरियोकेमिकल इंप्लीकेशंस भी है। स्टीरियोकेमिकल इंप्लीकेशंस मतलब कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका डिसाइड हो गया है ना, वो आगे सवालों में समझ में आएगा, मैकेनिज्म में समझ में आएगा। ये बात क्लियर हुई सबको, है ना। अच्छा, तो ये हो गया अपना हाइड्रोजनेशन। इसमें एक आध रिएजेंट और भी है ना, जैसे इसमें अगर हम लोग रिएजेंट की बात करें तो इसमें एक कहीं पे आपको रैने निकल भी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। रैने निकल के साथ भी हीट कर देंगे हाइड्रोजन लेके तो भी ये बनेगा। रैने निकल कुछ नहीं है, बस यही मेटल ही है ना। और ऐसे समझा कि एल्यूमिनियम और निकल का एलॉय होता है ये, है ना, और जो डिसॉल्व्ड इन NaOH, ठीक है। रैने निकल क्या है? लगभग वही चीज है।
तो रेने निकल इज निकल प्लस एल्यूमिनियम का एलॉय विच इज डिसॉल्व्ड इन NaOH, और इसका सरफेस एरिया जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से रेने निकल भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इससे ज्यादा नहीं जानना इसमें, ऐसा नहीं कि सर कैसे बना क्या, वो उससे ज्यादा नहीं। रेने निकल का मतलब ये हुआ कि भाई एरो पे लिख के आ जाएगा रेने निकल, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी इसी तरह से एक मेटल यहाँ पर लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भी है ना एक ऐसा रिएजेंट है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, है ना, ये है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, है ना। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस ले लें और ट्राई फिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड ले लें, तो इससे भी यही रिएक्शन हो जाएगा। या अगर हम लोग बात करें तो और भी रिएजेंट, जैसे एक है PtO2 प्लैटिनम डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ हीट करें, ठीक है। तो ये भी अगर लिखा रहे या PtO2 लिखा रहे, तो इन सब का काम क्या है, सेम है, ये सब हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो कभी कभी एरो पर जो है वो ये ना लिखकर विल्किंसन कैटलिस्ट लिख देगा, तो समझ जाएगा कि हाइड्रोजनेशन ही कराया जा रहा है। और इसका नाम होता है एटम्स कैटलिस्ट, ठीक है, एटम्स कैटलिस्ट। कम इस्तेमाल होता है, ये दोनों बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये नहीं जानेंगे तो फिर हम पास ही नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट एक इंफॉर्मेशन है ना, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेबेटियस एंड सेंटरेंस रिएक्शन है, थोड़ा इस पर आगे बढ़ा जाए, है ना। सिन एडिशन होता है एल्कीन पर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोग निकालते थे, है ना, एल्कीन का, है ना। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, इसको सबको नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझा जाए। देखो, ये जो मेटल लिखा था एरो पर, है ना, ये मेटल्स क्या करते हैं, ये मेटल इस रिएक्शन को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये अपना मेटल है, जो भी मेटल हम लोग ने लिया था ना, रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल, इस मेटल पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस डाल दी जाती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है इस मेटल पर इस तरह से आकर क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। एक प्रोसेस होता है क्या, एड्सॉर्प्शन। तो ये हाइड्रोजन गैस आकर इस पर एड्सॉर्ब हो गया है, ठीक है, मेटल सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो गया, चिपक गया है सरफेस पर, ठीक है। अच्छा, अब इस मेटल पर ढेर सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस बॉन्ड के पास भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इंटरैक्शन होता है, ठीक है। उसका डिटेल मैकेनिज्म है ना, कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर रख देता है, वो सब कहानी है, वो सब जानना नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मेटल सरफेस पर, और ये जो हाइड्रोजन गैस का जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरैक्शन होता है, जिस इंटरैक्शन की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाता है, टूटता नहीं है, वीक हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अब वीक हो गया है, इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं दोनों हाइड्रोजन से, ठीक है, ऐसा हो गया है एड्सॉर्प्शन पर। अब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन डाल देते हैं, ठीक है। तो एल्कीन का अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर हम लोग किसी भी एल्कीन का, तो मान लो नॉर्मल अगर हम लोग एक ऐसा एल्कीन लें, तो इसके दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इसका p ऑर्बिटल ऐसा होता होगा ना, बोलो भाई, दिख रहा है ना, ये कैसे रखा हुआ है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है, ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 है, एक बॉन्ड बाहर, एक बॉन्ड अंदर, एक बॉन्ड प्लेन पर है, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है, ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ये sp2 ये sp2 दोनों ऐसे हैं, तो दोनों के p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे, बोलो यहां तक तो क्लियर है बात। तो इसके p ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ये एल्कीन जो है इस मेटल के ऊपर डाल दिया गया,
ठीक है। तो ये जो एल्कीन ऐसे रखा हुआ था, इसके पाई बॉन्ड नीचे है, तो ये एल्कीन इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, इसके ऊपर ऐसे सीधा था, ऐसे भी गिर सकता है या ऐसे भी गिर सकता है। नहीं समझ में आ रही है बात? एक मिनट देखो, तो ये जो अपने पास एल्कीन है, ये ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा या ऐसे भी गिर सकता है, मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसे भी गिर सकता है, लेकिन जब जब ये ऐसे गिरेगा तब तब ये कोई भी रिएक्शन नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि जब ऐसे गिरेगा तो इसके p ऑर्बिटल किधर होंगे? सामने की तरफ। ठीक है, चलो समझते हैं। तो मान लिया कि ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन ऐसे इसके ऊपर गिरा, तो ये एल्कीन कुछ ऐसा होगा, देखो तो, वेज पीछे डैश आगे, वेज पीछे डैश आगे, ये दोनों p ऑर्बिटल ऐसे होंगे, और ये जब ऐसे गिर रहा होगा तो ये बॉन्ड तो वीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों ओवरलैप करके। अब इन दोनों p ऑर्बिटल को एक चांस मिला कि ये क्योंकि बॉन्ड वीक है तो ये ऑलमोस्ट टूटे हुए हैं, ऑलमोस्ट अलग है, टूटे हैं नहीं, समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट अलग अलग है क्या। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अगर बॉन्ड बना ले और ये पाई बॉन्ड ये दोनों तोड़ दें p ऑर्बिटल, तो इस p ऑर्बिटल को भी एक सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, इसको भी एक सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, बदले में इनको एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है क्या। तो बिल्कुल चाहेगा वो, एक वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बन रहे हैं, तो फेवरेबल बात है नहीं। तो यहाँ पर इस वजह से एक हाइड्रोजन इधर से sp ऑर्बिटल में बॉन्ड बना लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर से बना लेगा, और दोनों सेम साइड से बनाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि ये हाइड्रोजन उठ के जाएगा और इस तरफ से आके जुड़ेगा इस पे। समझ में आ रही है ना बात? दोनों सेम साइड से ही p ऑर्बिटल जुड़ेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन्स जो है इस मेटल सरफेस पे चिपके हुए हैं और बाद में हम लोग एल्कीन डाल रहे हैं, तो दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे। ये बात आ गई सबको समझ में, है ना? तो ये प्रोसेस जो है ना, एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, इसका बॉन्ड टूट रहा होगा, इसका भी बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड तो टूट ही रहा था, है ना। तो एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट होगा जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे, ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना। तो ऐसा होगा, और क्योंकि ये दोनों चिपके हुए हैं तो सेम साइड से जुड़ेगा, तो इस वजह से जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे हिसाब से दोनों हाइड्रोजन जो है वो एसेंशियली किधर होने चाहिए? सेम साइड होने चाहिए, है ना। सिन एडिशन होगा इसका। बात समझ आ गई? सिंपल सा मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस वजह से दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर सेम साइड से जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो जरा समझो कि जब ऐसे गिरा था तो क्योंकि p ऑर्बिटल का डायरेक्शन दोनों का, ये देखिए आप, p ऑर्बिटल का दोनों का डायरेक्शन ऐसा था, हाइड्रोजन नीचे पड़े थे तो आके जुड़ गया था। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल ऐसा परपेंडिकुलर होकर गिरा होता तो इसके p ऑर्बिटल सामने सामने होते, ऐसे होते, बोलो। अभी ऐसा है, इसको ऐसा कर दोगे तो p ऑर्बिटल ऐसे हो जाएंगे, तो p ऑर्बिटल इसका बॉन्ड नहीं बना सकता ना, ओरिएंटेशन गलत हो गया है। समझ गए बात? तो इस वजह से ये जब ऐसे गिरेगा या जब पलट के उल्टा गिरेगा, मतलब ये पोर्शंस नीचे आ जाए, तो ही केवल दो ही कंडीशन है जहां पर इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसकी बात आएगी आगे, मैं क्यों ये बात समझा रहा हूं, है ना, इसका इम्प्लीकेशन है आगे। इतना नोट कर लो, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो एल्काइन और एल्कीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, है ना। एल्काइन इज मोर रिएक्टिव, है ना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा,
और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कहने का मतलब कि रिएक्टिविटी ज्यादा है। जरा सोचिए ऐसा क्यों होगा? वाई एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन? सर क्योंकि उसके पास ज्यादा बॉन्ड है? नहीं, मैकेनिज्म से सोचना है ना। ज्यादा पाई बॉन्ड है, भर भर के पाई बॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं सोचना है ना। एक जगह हम लोग पढ़ेंगे तो ऑर्डर उल्टा होगा, वो बात नहीं है। लॉजिक से समझिए, क्यों एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन? क्योंकि एल्काइन का स्ट्रक्चर अगर आप याद करें तो एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, यहां पर पी ऑर्बिटल, और इसमें तो दो पाई बॉन्ड है, तो एक तो पीजेड वाला भी बॉन्ड बनाया रहता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये कैसे होता है ना। अब मैं सारी बात नहीं समझा सकता, सब पढ़े हैं हम लोग बॉन्डिंग में, है ना पहले। तो दो पी ऑर्बिटल इसके ऐसे हैं और दो पी ऑर्बिटल इसके सामने है। तो जरा इसमें था कि या तो ये मॉलिक्यूल ऐसे गिरे तब बॉन्ड बनेगा, या ये मॉलिक्यूल ऐसे गिरे तब बॉन्ड बनेगा। ऐसे गिरे तो बॉन्ड नहीं बन रहा था, लेकिन यहां पर दो पी ऑर्बिटल ऐसे हैं और दो सामने हैं, तो अगर ऐसे गिरे बनेगा ही, ऐसे गिरे बनेगा ही, ऐसे गिरे तो भी तो बनेगा, क्योंकि दो पी ऑर्बिटल का डायरेक्शन बाहर भी तो है। समझ रहे बात? तो ये मॉलिक्यूल कैसे भी गिरे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो सर अगर सीधे गिरे तो नहीं, ठीक है तो नहीं बनेगा। क्लियर बात? क्लियर हो रही है ना बात? तो ये चीज हम लोग समझे, इस वजह से दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस, है ना। दूसरा देखो, दूसरा अगर मान लीजिए अपने पास ये तीन टाइप का, अगर मान लीजिए अपने पास एल्कीन है ना, है ना, ये है और ये है। समझ रहे हैं बात? इन तीनों में अगर रेट पूछे तो इन तीनों में जो रेट होगा वो इधर से इधर रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ना मतलब रिएक्टिविटी बढ़ना, दोनों मतलब सेम बात है। मतलब इसका हाइड्रोजनेशन पहले होगा और इसका हाइड्रोजनेशन बाद में होगा, या स्लो होगा। क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि इसके पास यहां पर जो बल्की ग्रुप्स मिथाइल है, इसके पास यहां पर कोई बल्की ग्रुप नहीं है, सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं? तो अगर पाई बॉन्ड के चारों तरफ बल्कियर ग्रुप है तो उसका एड्सॉर्प्शन मेटल सरफेस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। बात समझ आ रही है? क्योंकि बल्की बल्की ग्रुप है, सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकले होंगे उसके, तो उसका एड्सॉर्प्शन सीधे होने का चांसेस, है ना, उसके चांसेस से कम है। दिख रहा है ना बात? क्योंकि इसके पास हिंड्रेंस ज्यादा है इस पाई बॉन्ड पर, तो ये पाई बॉन्ड सही ओरिएंटेशन के साथ उस हाइड्रोजन पे गिरे, इस बात का चांसेस क्या होगा? कम होगा, है ना। तो इधर से इधर जाएंगे तो रेट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, वो क्या हो रहा है? इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है। मतलब इस पाई बॉन्ड पर हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना रेट फास्ट होगा। ठीक है, चलिए इतना कहानी आया समझ में, है ना। चल अब थोड़ा सवाल लिखा जाए, इसको नोट कर लीजिएगा। लिखिए, राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट प्रोडक्ट्स। पहले ये किया जाए,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पॉज करके कर लीजिए, है ना, देखा जाए। तो भाई बताओ, इसका लिख दिया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इसकी बात करें तो अच्छा, इसमें अगर आप पूछे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आप बना ही लिए होंगे, अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, तब जरा सोचिए कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, है ना। ठीक है, बताओ, देखा जाए। देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे ये तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पे या तो ऐसे गिरेगा, ऐसे, या ऐसे गिरेगा, क्योंकि इसके तो पी ऑर्बिटल बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन पर है, ऐसे है। तो हम लोग ऐसे समझे कि या तो इसमें हाइड्रोजन दोनों अबव जुड़ेंगे, या इसमें हाइड्रोजन दोनों पीछे से जुड़ेंगे। समझे मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो इस पाई बॉन्ड पर दोनों हाइड्रोजन या तो एक साइड से जुड़ेंगे, ऊपर से दोनों जुड़ेंगे, या दोनों नीचे से जुड़ेंगे। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ेंगे तो इन दोनों मिथाइल का क्या होगा। अभी तो प्लेन पर है बोर्ड के, क्योंकि ये sp2 है, लेकिन जब ऊपर से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये sp3 हो जाएगा और ये दोनों मिथाइल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर है ना। तो इसमें देखो एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा शायद, जब हाइड्रोजन आगे से जुड़ेगा तो दोनों मिथाइल को हम लोगों को पीछे करना होगा, बोलो ना, ऐसा होगा नहीं, तो ये बनेगा। और अगर दोनों हाइड्रोजन पीछे से जुड़े तो दोनों मिथाइल आगे आ जाएंगे, है ना। तो दोनों हाइड्रोजन जब अगर आगे आ गए तो जरा मुझे बताओ, सॉरी, दोनों मिथाइल जब आगे आ गए तो देखो जरा ऐसा दिखाई देगा क्या। अगर दोनों हाइड्रोजन पीछे से जुड़े तो दोनों मिथाइल को आगे आना होगा, और मेरे हिसाब से ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते दिखाई दे रहे हैं, बोलो, दो बोलेंगे एक बोलेंगे, सेम प्रोडक्ट है, दोनों आइडेंटिकल है, बोलिए तो जरा, आया ना समझ में बात। इसको पलट दो तो यही बना। तो इसका मतलब चाहे हाइड्रोजन आगे जुड़े चाहे पीछे जुड़े, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। तो ये आइडेंटिकल है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा तो कितना बोल दोगे, एक बोल दोगे। ठीक है, चलिए, तो ये स्टीरियोकेमिकल इसका एप्लीकेशन है। हम अभी और, है ना, डिटेल में चलेंगे इसमें, अभी थोड़ा धीरे धीरे आराम से चला जाए। इसको देखा जरा, इसमें एक तरफ एल्काइन है और एक तरफ एल्कीन है, और ये 1 EQ का मतलब 1 इक्विवेलेंट, मतलब केवल इन दोनों में से किसी एक ही पाई बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा, है ना, चाहे इसको चाहे इसको, बताओ, है ना। तो इसको या इसको में से पहले कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्काइन, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका प्रोडक्ट ये कर लिया होगा। फिर सेम सवाल वैसा ही है, 1 इक्विवेलेंट का मतलब एक ही जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके पास दो पाई बॉन्ड है, दो में से किसी एक जगह पर आओगे। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड है इसके पास हिंड्रेंस ज्यादा है ना, इधर भी दो एल्काइल ग्रुप है, इधर भी दो एल्काइल ग्रुप है, और इसके पास यहाँ सिर्फ दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, केवल एक ही तरफ से एल्काइल है। नहीं, तो इस पर हिंड्रेंस कम है और इस पर हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसको रिड्यूस कराओगे, इसको नहीं कराओगे। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसको रिड्यूस कराओगे, इसको नहीं कराओगे। समझ में आ रहा है ना मैं रिड्यूस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, समझ रहे ना बात। तो इसको कभी कभी रिडक्शन भी, कैटालिटिक रिडक्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन। चलिए भाई, इतनी कहानी समझ में आई है ना। अब चलो कुछ और सवाल यहां पर देखे जाए। देखो तो जरा, इसी में और क्वेश्चन किया जाए, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, जरा ये प्रोडक्ट बताओ।
ठीक है। ये एल्कीन देखो ध्यान से, ये सिस है क्या, और ये एल्कीन ध्यान से देखो ये ट्रांस है। तो सिस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं और ट्रांस का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो इन दोनों में जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसका जितना प्रोडक्ट बन सकता है, इसका जितना प्रोडक्ट बन सकता है, वो सारा बनाइए, है ना। पॉज कर लीजिए, बनाइए, फिर डिस्कस किया जाए। बना लिया, देखो। तो अब इसमें ये ऐसा बोर्ड के प्लेन पे रखा है नहीं, तो इसमें हाइड्रोजनेशन जुड़ेगा, सिन एडिशन होता है, तो या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ेंगे ऐसे, है ना, या दोनों हाइड्रोजन जो है पीछे से जुड़ेंगे पाई बॉन्ड, है ना। तो ये सिस है, अगर दोनों हाइड्रोजन इसमें ऊपर से जुड़ेंगे, चलो एक काम किया जाए, इसको हम लोग ऐसे समझा जाए। देखो ये है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन दोनों ऊपर से जुड़ेंगे ना, या दोनों हाइड्रोजन किधर से जुड़ेंगे, पीछे से जुड़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझा जाए थोड़ा। इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन पे, मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे कर लिए, तो देखो यहाँ पीएच था यहाँ पर, और यहाँ था मिथाइल, और यहाँ कौन है पीएच, और यहाँ कौन है मिथाइल। जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पीएच आएगा इस कॉर्नर पे, इधर कौन आएगा मिथाइल, इधर कौन आ जाएगा पीएच, और इधर कौन आ जाएगा मिथाइल। ऐसा होगा, दोनों हाइड्रोजन नीचे से इस पर ऐसे जुड़ेगा। तो ये दोनों जो प्लेन पर बॉन्ड थे, अब ये ऊपर उठ जाएंगे, वी बना लेंगे, याद है ना, sp3 न्यूमन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, याद आ रहा है। तो देखो एक प्रोडक्ट, अब मैं बता रहा हूं आप समझिए, एक प्रोडक्ट यहाँ हाइड्रोजन ऐसा हो गया, और ये दो बॉन्ड ऐसा, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे किया और नीचे हाइड्रोजन जोड़ा, तो नीचे से दोनों हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ेगा। अब जरा ऐसे किया तो पीएच किधर आया है, बाहर की तरफ, ये पीएच किधर आया है, बाहर की तरफ। तो इन दोनों में पीएच बताओ मैं किस साइड बनाऊं, इधर। तो इधर अपने आप कौन CH3, पीएच यहाँ, यहाँ कौन CH3, एक प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, अब ये ऐसा था, हाइड्रोजन इधर से भी जुड़ सकता है, या हाइड्रोजन किधर से जुड़ सकता है, इसमें पीछे से जुड़ सकता है। तो अभी मैंने इसको ऐसे करके यहां से हाइड्रोजन जोड़ा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे करके इधर से हाइड्रोजन जोड़ दूं, एक ही बात है, पीछे जोड़ा। तो इसको मैं ऐसे किया, तो दोनों पीएच अंदर की तरफ, देखिए ध्यान से, इसको मैं इस बार ऐसे किया, तो जब ऐसे किया तो दोनों पीएच, ये पीएच यहाँ पर इस कॉर्नर पे, ये वाला पीएच इस कॉर्नर पे, ये मिथाइल इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, और ऐसे जोड़ दिया। तो देखो एक और प्रोडक्ट इसमें मुझे बनता दिखाई दिया, दोनों हाइड्रोजन नीचे आएगा, और इस बार पीएच अंदर मिथाइल बाहर, और यहां पर भी पीएच अंदर मिथाइल बाहर, कोई दिक्कत किसी को, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये और ये, अब बताओ कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या अलग अलग है, ये तो पॉसिबिलिटी थी, है ना, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या अलग अलग है ना। मुझे तो सेम दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, है ना, इस एक्सिस से, इस दोनों कार्बन कार्बन के एक्सिस से 180 डिग्री रोटेट कर दूं, ऐसा अगर मैं रोटेट कर दूं, तो दोनों मिथाइल फिनाइल जो है, जो अंदर की तरफ है, रोटेट होके दोनों बाहर आ जाएंगे, और दोनों मिथाइल अंदर चले जाएंगे, तो यही बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बना, तो एक ही बोलोगे। आया समझ में। दूसरा बात, अब अगर कोई आपसे पूछे कि नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ये भी बताओ फट से, समझ में आ रहा है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखो रिएक्शन में किस तरह से जुड़ रहा है, और हम लोग क्यों सिन पर इतना फोकस कर रहे थे, दिख रहा है ना। तो अब जरा मुझे बताओ कि नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही जुड़ा है, तो ये कार्बन भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि दोनों सेम साइड से जुड़ा है, तो देखो ये दोनों पीएच जो है, अगर हम इसको ऐसे काट दें बीच से, इस प्लेन से काट दें, दिखाई दे रहा है, तो पीएच के पीछे पीएच, मिथाइल के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ऐसे काट दें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल ए कायरल हो गया क्या, और इसको हम लोग मीजो भी बोल सकते हैं,
क्योंकि दो कायरल सेंटर है, कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। और नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली क्या, इनएक्टिव। ये चीज अपने को समझना है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जहां भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वहां पर हम लोग ये सब बात समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है, अब ये मेरी तरफ से आपको प्रेजेंट है, ठीक है। घर पे इस प्रेजेंट के साथ खेलिएगा, नेक्स्ट क्लास में वापस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा। नेट सोल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। थैंक यू।